So hello and welcome everyone. So we are having Rajat here and who has got a very good rank in electrical this year. अगर आप रजत की ओवरऑल जर्नी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगा कि अगर इंसान कुछ भी चाह लेना और उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर ले, प्रॉपर अपनी तरफ से हार्ड वर्क करे, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ हासिल हो जाती है। जितने भी टॉपर्स का आप लोग इस चैनल पे इंटरव्यूज देख रहे हो, सभी टॉपर्स कहीं ना कहीं आप ही के जैसे स्टूडेंट थे लास्ट ईयर, जिन्होंने कुछ ये मन में ठाना कि यार कुछ करके दिखाना, अपनी लाइफ बदलनी है। मतलब ये मीडियोकर लाइफ जीने का कोई मतलब नहीं है। जीना है तो यार किंग साइज लाइफ जीते हैं और उसके लिए जितना हार्ड वर्क नीडेड है वो डालते हैं। लास्ट में जब आपको रिजल्ट मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन में मिलता है। तो आइए जानते हैं रजत की पूरी जर्नी के बारे में, इनके स्ट्रगल्स के बारे में, इनके मोटिवेशन डिमोटिवेशन के बारे में। और मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग टॉपर्स की सिर्फ रैंक मत देखिए, उसके पीछे की पूरी जर्नी देखिए, उनका हार्डवर्क देखिए, उनका थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करिए, क्योंकि रैंक तो सिर्फ और सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट होता है आपके पूरे साल की मेहनत का। सो वेरी वेलकम रजत। थैंक यू सर। तो रजत, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप जो स्टूडेंट के सेशन देख रहे हैं, आप अपनी जर्नी थोड़ा सा शेयर करें। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी जो इंटरमीडिएट तक एजुकेशन हुई वो कौन से मीडियम में, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आईटी के टाइम पे आपने क्या क्या मिस्टेक्स की, तो ये थोड़ा ब्रीफली बताएं ताकि बहुत सारे बच्चे आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों की जर्नी सिमिलर ही होती यस सर। सर आई एम फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश। है। मैंने अपना स्कूलिंग भोपाल एमपी से ही किया है। ठीक है। अपना एट प्रेजेंट में फोर्थ ईयर में हूँ। मेरा कॉलेज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसका नाम यूआईटी आरजीबीवी भोपाल है। ठीक है। जब अगर मैं आईआईटी प्रिपरेशंस की बात करता हूँ तो उस टाइम पे अवेयरनेस उतना ज़्यादा नहीं था मेरे को 11th 12th में लेके, तो मैंने कोई ऐसा कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था आईआईटी से रिलेटेड। मैं जो कोचिंग जाता था वो नॉर्मली रजत, आप थोड़ा सा बोर्ड्स तेज बोल वगैरह सकते से। हो, थोड़ा सा तेज बोल सकते हो? यस सर। या सर तो माइक बोर्ड्स वगैरह से परफेक्ट। बोर्ड्स वगैरह के लिए ही कोचिंग जाता था। एज सच आईआईटी रिलेटेड कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था मैं। ठीक है। बट उसके बाद फिर कॉलेज ज्वाइन करने के बाद गेट का सर ने मतलब ड्रॉप का सोच रहा था मैं, बट मेरे जो सर थे उन्होंने ये बोला कि आपको गेट फिर से प्लेटफॉर्म देगा कि आप आईआईटी एनआईटी बाकी सारे बच्चों के साथ फिर से कंपटीशन फेस कर सकते हो। बिल्कुल। तो उस टाइम से ही फिर मैं गेट के लिए ही सोच लिया था कि अगर आईआईटी जाना है या कुछ आगे करना है तो गेट हम प्रिपेयर करेंगे। तो रजत, जैसे आपने बोला कि अभी आप फाइनल ईयर में हो, फाइनल ईयर में आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल करी, तो कॉलेज के साथ साथ मतलब कैसे मोटिवेटेड आप रहते हो कि कॉलेज के साथ साथ प्लेसमेंट पे ध्यान दें, कि कॉलेज अटेंड करें, कि गेट की तैयारी करें? और आपका जैसे कि जो बैकग्राउंड भी रहा है, तो अगर आपने आईआईटी वगैरह की तैयारी नहीं करी है, इसका मतलब ये होता है कि आप एक तरीके से बहुत एक अच्छा एक जो नॉलेज बेस बन सकता था 12वीं में, सिर्फ आईटी की कोचिंग करके, वो भी एक तरीके से आपका मिस आउट हुआ। तो ये तो मतलब काफ़ी चैलेंजिंग मेरे हिसाब से रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आईआईटी नहीं भी जा पाते, बट जब वो आईआईटी की कोचिंग करते हैं ना, तो बहुत सारे कंसेप्ट्स आईआईटी लेवल के उनके क्लियर हो जाते हैं, भले ही वो एग्जाम नहीं निकाल पाते। तो वो उनको फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करता है। तो आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस की? क्योंकि मेरे ख्याल से आप शायद पहले ऐसे स्टूडेंट हो जो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने आईआईटी की तैयारी प्रॉपर करी ही नहीं, सिर्फ 12वीं के बाद उन्होंने एडमिशन ले लिया लोकल कोचिंग्स वगैरह अटेंड करके। तो मैं इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि ये कैसे आपने मैनेज किया? सर जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो सब बच्चे से कोचिंग करके आते थे, तो उनके बिल्कुल। कॉन्सेप्ट्स मैथ्स वगैरह में बहुत ज़्यादा ही क्लियर रहते थे। एग्ज़ैक्टली। तो उस पॉइंट पे मुझे लगता था कि कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा लैग बिहाइंड करता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। बट मैं अपनी थ्योरीज़ वगैरह या कॉन्सेप्ट्स वगैरह को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि भले में शॉर्ट ट्रिक्स हो गया या क्वेश्चन्स की अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं थी, बट हुँ, जितना हुँ। मैंने पढ़ा था मेरे 11th 12th में, हुँ, मैं हुँ। उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि हाँ, जो मैं पढ़ा हूँ वो मैं कर लूँगा। ठीक तो है। बस उसी को मोटिवेशन लेते हुए मैं सारे अपने सेमेस्टर्स वगैरह भी इसी तरीके से प्रिपेयर करता था कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं बस 100% दूँगा, बाकी मार्क्स वगैरह या रिज़ल्ट वगैरह पे उतना फ़ोकस ओरिएंटेड नहीं रहता था। मैं सिर्फ़ हार्ड वर्क हो गया, जो हुँ। प्रिपरेशंस हो गए, स्ट्रैटेजीज़ हो गई, इन सब पे ज़्यादा फ़ोकस रखता हूँ स्टार्टिंग से। अच्छा, तो बेसिकली आपने बीटेक में आने के बाद बीटेक को बहुत सीरियसली लिया, जैसा आप बता रहे हो कि जो भी सेमेस्टर्स होते थे उसमें यस। आप प्रॉपर तरीके से रूटीन बना के पढ़ाई करते थे, जो कि ज़्यादातर टाइम पे बीटेक स्टूडेंट्स के साथ मिसिंग होता है कि मतलब वो अपने कॉलेज के साथ-साथ प्रॉपर रूटीन वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। थर्ड ईयर में जाके अचानक से सोचते हैं कि गेट की प्रिपरेशन करेंगे, रैंक आ जाएगी। तो कहीं न कहीं वो एक वर्क एथिक मिसिंग होता है, जो शायद आपने स्टार्टिंग से ही बना के रखा हुआ था। ठीक है, तो यार जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हो ना, मेरे ख्याल से बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है यार। अगर आप 12वीं के बाद आईआईटी की कोचिंग नहीं करते हो ना, तो कहीं न कहीं जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है आप लोगों के अंदर, वो आपको फर्दर रिस्ट्रिक्ट करता है। बट अगर आप रजत की जर्नी से देखोगे, तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें सिर्फ एक्सक्यूज़ेज़ होती हैं। अगर आप ठान लो कि यार ये चीज़ करना है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, सफिशिएंट रिसोर्सेज़ होते हैं, और उसके साथ-साथ आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम भी होता है। तो अगर आप चाहें, तो ये सारी चीज़ें मिला के एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद सेम तरीके की जर्नी से आए होंगे, तो कहीं न कहीं रजत आपके लिए एज़ अ मोटिवेशन का काम करेंगे। आप इनसे सीख लीजिए कि ये अगर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, और इनसे अच्छा कर सकते हो, इनसे बेटर कर सकते हो, और शायद इसकी स्ट्रैटेजी भी हम लोग रजत से जानने की कोशिश करेंगे।
तो रजत कब आपने ये डिसाइड किया कि हमें गेट देना है फाइनली और उसके लिए आपने बिल्कुल गेट ओरिएंटेड तैयारी स्टार्ट की? सर फर्स्ट टाइम मैंने गेट अपना 3rd ईयर में अटेम्प्ट किया था, बट ठीक उस है। टाइम उतना ज़्यादा प्रिपरेशंस नहीं था। सिर्फ सेमेस्टर में जितने सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े थे, उन्हीं को बिल्कुल। लेके किया था। हुँ, तो हुँ। उस टाइम तो मेरी रैंक 7000 समथिंग आई थी। अच्छा तो उस टाइम मैंने 7000 अपना से रैंक आपकी फ़ोकस। ये 149 रैंक है। यस सर। ओके, ओके। तो उस टाइम मैं सिर्फ़ मतलब गेट दिया था, तो मैंने स्टडी किया कि किस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं, किस हुँ, तरीके की हुँ। प्रिपरेशंस मुझे करनी होगी, क्या-क्या कमियाँ मेरे पास रही थी इस टाइम पे। हुँ, फिर जब मैंने फाइनल ईयर में जब पूरी तरीके से गेट की तैयारी शुरू करी थी, मैंने अपनी तैयारी अराउंड मई या अप्रैल के आस-पास करी थी। ठीक तो है। उसमें मैंने एक चीज़ सोच ली थी कि पिछले साल जो मैंने प्रॉब्लम्स आई थी मेरे साथ, सबसे ज़्यादा ये था कि मैंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस उतना नहीं किया था। ओके। तो उसको सोच के रखा था कि इस साल कुछ मतलब सिलेबस कवर करना है और ऊपर से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जितनी हो सकती है उतनी करके रहनी है। हुँ, हुँ, हुँ। तो जितनी भी मिस्टेक्स मैंने 3rd ईयर में करी थी, वो सब मैंने नोट डाउन करके रेक्टिफ़ाई करने की कोशिश करी कि क्या-क्या मैं कवर अप कर सकता हूँ। कुछ-कुछ चीज़ें जो-जो मेरे से छूटी पिछले साल, हुँ, हुँ, जैसे हुँ। बहुत से मतलब सिलेबस में भी बहुत सारा चीज़ छोड़ा मैंने, मैथ्स वगैरह इतना ज़्यादा नहीं किया था बिकॉज़ उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। तो इस साल मैंने पूरी तरीके से मैथ्स हो गया, सिग्नल सिस्टम्स हो गए, इनसे जो सब्जेक्ट्स मेरे को वीक लगते थे, हुँ, हुँ, उनके ऊपर हुँ। मैंने ज़्यादा वर्क किया और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स मुझे अपने आप में फ़ील होते थे, उनके उस पे उतना ज़्यादा नहीं किया बट न्यूमेरिकल अप्रोच पे ज़्यादा रखा उसको, उतना थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे लेके नहीं गया मैं। तो रजत जैसे मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप 7000 रैंक लेके आए 3rd ईयर में, ठीक है? तो उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आया कि यार 7000 रैंक आई है तो कहीं न कहीं वो अंदर से आपको एक रियलिटी चेक देती है कि आई डोंट बिलॉन्ग टू दिस लीग। जनरली जब हमारी रैंक खराब आती है या उतनी अच्छी नहीं आती है, तो हमें अंदर से लगता है कि यार शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं। तो दोबारा आप कैसे कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं यार मतलब मैं अपने टैलेंट के साथ जस्टिफाई कर सकता हूँ या मैं एक बेटर रैंक डिज़र्व करता हूँ? सर एक्चुअली मैं रैंक पे उतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया था उस पॉइंट पे। मैंने हुँ, अपना प्रिपरेशन देखा था कि मैंने कितनी मेहनत करी, जैसे मैं अराउंड 2 से 3 मंथ्स में ही जितना प्रिपेयर किया था उतने पे ठीक है। किया। तो जो सब्जेक्ट्स मैंने मैक्सिमम कोर सब्जेक्ट्स ही कवर अप कर पाया था उस टाइम पे, मशीन पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम। हुँ, हुँ, तो हुँ। मैं उन्हीं को देखा कि उन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करके मैं इतने नंबर ले आया हूँ, इसका मतलब कि हाँ, मतलब इन सब सब्जेक्ट्स में मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक इसलिए है। बस उसी को मैंने मोटिवेशन माना था कि जितना मैंने करके मतलब पढ़ के गया था या मेहनत करी थी, उसके हुँ, हुँ, हुँ। रिस्पेक्ट में नंबर उतने आ गए हैं। तो ठीक है, इसी ठीक बस है। उसी को मोटिवेशन लेते हुए चला था। अच्छा, तो अच्छा ये चीज़ बहुत सारे लोग जो नवंबर, दिसंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उनको बार-बार मैं सजेस्ट भी करता रहता हूँ कि अगर आप अगर 2, 3, 4 सब्जेक्ट से पढ़ पाते हैं, तो कोशिश करिए उन 3-4 सब्जेक्ट्स में नंबर पूरे लेके आ जाओ। ताकि अगले साल जब आप गेट देने जाओ ना, तो आपको कॉन्फिडेंट रहे कि आप गेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, जितनी आपने तैयारी की है। तो रजत ने भी यही किया कि पहली बार में ज़्यादा टाइम नहीं मिला, बट हाँ, इनको कहीं न कहीं ये कॉन्फिडेंस था कि जितने सब्जेक्ट से प्रिपेयर करके आ रहे हो, उसके क्वेश्चंस कर दे रहे हैं। तो यार अभी तक की रजत की जर्नी से जो मैं इनका थॉट प्रोसेस समझ पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि मेंटली ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ मेरे ख्याल से ये प्लानिंग भी बहुत बेहतर करते होंगे क्योंकि बिना प्लानिंग के ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो रजत एक बार आप अपना डेली रूटीन शेयर करिए ऑन एन एवरेज बेसिस आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? फिर मैं कुछ और प्रिपरेशन रिलेटेड क्वेश्चन्स आपसे पूछता हूँ। कॉलेज को सर कैसे मैनेज ऑन एन करते थे? एवरेज कितना टाइम डिवोट करते थे? तो पूरा रूटीन एक बार बच्चों के साथ शेयर करिए ताकि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा-सा इस बात को समझ पाएँ कि हाँ, कॉलेज के साथ-साथ भी पॉसिबल होता है। सर एक्चुअली मेरा प्रिपरेशन के टाइम पे कॉलेज जो था ऑनलाइन था, तो उतना ठीक ज़्यादा है, कॉलेज के एंड से प्रॉब्लम्स नहीं फेस हो रही थी। ठीक है। तो मेरे को अपने गेट पे ज़्यादा टाइम मिल जा रहा था फ़ोकस करने के लिए। हुँ, तो हुँ, ऑन एन हुँ। एवरेज एक डे में मैं अराउंड 8 टू 10 आवर्स कर लेता था। उसमें मैक्सिमम टाइम जो रहता था वो लेक्चर्स का ही रहता था क्योंकि हुँ, मेरा मतलब जो तरीका होता है पढ़ने का, मैं पहले कंप्लीट करता हूँ कोर्स। हुँ, जैसे कोई सब्जेक्ट जैसे पावर पॉइंट्स उठाया, पहले सब्जेक्ट पूरा करूँगा, जितने भी जैसे अंकित सर को फ़ॉलो करता था मैं, हुँ, तो सर हुँ, जैसे जो क्लासेस में क्वेश्चंस करा रहे थे, जो डीपीपी कराते थे, हुँ, हुँ, उनको प्रैक्टिस कर लेता था। हुँ, सब्जेक्ट खत्म होने के बाद फिर पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करता था और जब उस सब्जेक्ट के रिवीजन के बारे में बात आती थी, तो मेरा स्टार्टिंग से ऐसा था कि जो मैंने मई या जून में जो मैंने सब्जेक्ट खत्म किए थे, हुँ, उन हुँ, सब्जेक्ट्स को मैं दिसंबर तक लेके गया था। मैं न्यूमेरिकल्स के थ्रू उसको रिवाइज़ करता था, उतना ज़्यादा थ्योरेटिकल रिवीजन नहीं करता था, मंथली 1 मंथ या 2 मंथ में रिवाइज़ करता था नोट्स के थ्रू। बट हुँ, हुँ। न्यूमेरिकल्स ऐसा था कि मैं डेली बना के रखा था कि 1 घंटा अगर इस सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल करने हैं, फिर 1 घंटा इसके करने तो हैं। ये प्लान क्वेश्चन कैसे करते डिसाइडेड थे नहीं आप? होता था। मतलब एक एक दिन पहले ये प्लान बन जाता था या इमीडिएटली बनाते थे या वीकली प्लान बनाते थे? प्लानिंग कैसे करते थे कि मुझे इस सब्जेक्ट का आज लगाना है, इस सब्जेक्ट का कल लगाना है?
सर प्लानिंग ऐसा रहता था कि मेरे 2 साइड प्लानिंग रहती थी। जैसे एक मंथली सब्जेक्ट खत्म करने का रहता था कि इस मंथ इस सब्जेक्ट को खत्म करना है। फिर बिल्कुल। डेली प्लान्स में अकॉर्डिंगली चेंज करता रहता था, क्योंकि बहुत सी बार हो जाता है कि कुछ बीमार हो जाते हैं या कुछ फंक्शंस आ जाता है, तो वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। हुँ, तो हुँ, हुँ। उसी के अकॉर्डिंगली मैं अपनी स्ट्रैटेजी बार-बार हर रोज़, मतलब जैसे अगर आज टाइम उतना ज़्यादा नहीं दे पाया मैं स्टडी में, तो कल ट्राई करूँगा कि मैं 1 घंटा या 2 घंटा कहीं से यूटिलाइज़ कहीं से और निकाल के मैं उसको कवर कर लूँ आज का। तो ठीक इसी है। तरीके से मैं मतलब डेली के बेसिस पे अलग-अलग तरीके से हर चीज़ प्लान आउट करके रखता था अपने लिए। अच्छा, कितने कंसिस्टेंट थे आप पूरी तैयारी में? मतलब आप कितना कंसिस्टेंसी अपने आप को रेट करना चाहोगे आउट ऑफ 10? सर कंसिस्टेंटली मतलब मैं तो था अराउंड मई या जून के बाद से मैं मतलब उतना घर से बाहर भी नहीं निकलता था। तो जून से लेकर दिसंबर तक तो पूरी तरीके से कंसिस्टेंटली काम कर रहा था। सुबह से जैसे उठ जाना, उसके बाद में अपना रूटीन जो होता था, जैसे 11 बजे अगर कोई लेक्चर स्टार्ट करना है तो वो लेक्चर स्टार्ट किया, हुँ, हुँ। देखना स्टार्ट कर दिया। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही तो 11 की जगह 12 भी बज जाता था, लेकिन वो कवर करके ही सोना होता था, या खाना भी खाने जाऊँगा तो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक खाना नहीं खाना है। ये सब मतलब इसी के हिसाब से चलता था। तो देखो यार, आप में जो बहुत सारे लोग बहुत सारे आपको लगता होगा कि यार ये सब कहने वाली बातें होती हैं कि कोई स्टूडेंट 8 घंटे 10 घंटे पढ़ सकता है, कोई स्टूडेंट घर से बाहर नहीं निकल रहा है, कोई स्टूडेंट इतना प्लान करके पढ़ाई कर सकता है। बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, इतने सारे टॉपर्स के एक्सपीरियंस से बताता हूँ ना कि यार टॉपर्स वही बनते हैं ना जो एक्चुअली में ये सारे सजेशंस को फॉलो करते हैं। आपको टीचर्स बहुत सारे सजेशंस देते हैं, हम लोग भी सजेशंस इसीलिए दे पाते हैं क्योंकि हम भी कहीं न कहीं आपकी तरह ही बिलॉन्ग करते हैं। अभी जैसे रजत की ये बात सुन के मुझे अपने दिन याद आ गए, मैं भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करता था कि जब तक मेरा 1 दिन का टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता था, मैं सोता नहीं था। हालाँकि उस टाइम पे मैं जॉब में भी था। बट होता क्या है कि आपके अंदर ना एक एक जज़्बा होना चाहिए, आपके अंदर एक एक ज्वाला होनी चाहिए यार कि नहीं यार ये काम करके दिखाना है, कुछ ना कुछ करके अपने आप को साबित करना है। तो जब ये आपके अंदर आ जाता है ना, तो बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। भूख, प्यास, नींद, सर्दी, गर्मी, बुखार, ये सारी चीज़ें आप साइड में रखते हो और सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है आपका टास्क, आपकी डेडलाइन, आपको वो कंप्लीट करना होता है। तो आप सभी लोगों से मैं ये बोलता हूँ ना कि ये कोई फैंटेसी वर्ल्ड वाली बातें नहीं है कि यार इतने घंटे पढ़ो, प्रॉपर रिवीजन करो। ये पूरा का पूरा जो आपको प्रोसेस है बोरिंग लग सकता है बट कहीं न कहीं ये आपको रिजल्ट ज़रूर देके जाएगा और एक बार रिजल्ट जब आपको देके जाता है ना तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो। जैसे मेरे ख्याल से रजत का जो अभी कॉन्फिडेंस होगा ये रैंक लाने के बाद, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क होगा। लास्ट ईयर जब इनकी 7000 रैंक आएगी और अभी जो इतनी रैंक आएगी, तो शायद अभी इनको लग रहा होगा कि यार अब मैं लाइफ़ में और बड़े-बड़े माइलस्टोन्स अचीव कर सकता हूँ। अगर लाखों बच्चों में मैं 150 रैंक ला सकता हूँ, अंडर 150 में आ सकता हूँ, तो मैं क्या और बड़े-बड़े चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकता? रजत, आपका क्या सोचना है? आपके कॉन्फिडेंस लेवल में या अपने ऊपर जो आपका बिलीव है, वो कितना बढ़ा रैंक आने के बाद? सर बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, जैसे कि पिछले साल 7000 पे जो कॉन्फिडेंस था, अब 149 पे कॉन्फिडेंस डबल अप ही हो गया, कि अब बिल्कुल। ऐसा नहीं लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा लैग बिहाइंड में लोगों से करता हूँ या ऐसा। बट एक चीज़ पक्की बात है कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो उस चीज़ को मैं हासिल कर ही लूँगा, तो वो सब कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करके दिया है। बिल्कुल, इनफैक्ट अभी कुछ दिनों पहले मैं 1-2 स्टूडेंट्स का और भी इंटरव्यू ले रहा था, तो उन लोगों ने यही बोला कि सर, अब हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आ गई कि हम किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं। शायद हम वो चैलेंज को जीत ना पाएँ, बट हमारे अंदर फेस करने का पहले कॉन्फिडेंस ही नहीं था। हमें लगता ही नहीं था कि यार हम यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। तो अब वो कॉन्फिडेंस ना आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाता है। तो रजत, अगर अभी तक की मैं जर्नी आपकी यहाँ तक सम अप करूँ तो आप भोपाल के एक स्मॉल टाउन से बिलॉन्ग करते हैं। आपकी जो एजुकेशन में नॉर्मल जैसे हर किसी की होती है एजुकेशन, आप आईटी की तैयारी भी नहीं करी बट आपने अपने बीटेक को बहुत सीरियसली लिया। कंसिस्टेंट रहे आप, सिंसियर रहे अपनी प्रिपरेशन के दौरान और साथ के साथ आपको ये रियलाइज़ हुआ कि यार थर्ड ईयर में गेट देना चाहिए बट शायद आपको उतना टाइम नहीं मिला। तो जो आपने तैयारी की उसको आपने जस्टिफाई गेट गेट में किया जाके, रैंक पे आपने ज़्यादा फोकस नहीं किया, ना ही उससे डिस्टर्ब हुए। अगले साल कमियों को प्रॉपर नोट डाउन किया, उसको रेक्टिफाई किया, रिवीजन आपने क्वेश्चंस के थ्रू किया प्रॉपर तरीके से और अल्टीमेटली जो मुझे लगता है कि आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे बहुत ज़्यादा काम किया, रादर देन कि यार सब्जेक्ट में पीएचडी हम कर लेते हैं, किसी सब्जेक्ट के हम बहुत बड़े मास्टर बन जाते हैं। तो यार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने का ना मूल मंत्र ही यही है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत एक्सेप्शनल होनी चाहिए रादर देन कि आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मास्टर बन जाओ। 10 सब्जेक्ट पढ़ने, सब पे क्वेश्चंस लगाने। रजत, अब मैं जानना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ ने कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 4 टेस्ट सीरीज़ लगा लो, 5 लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है या फिर टेस्ट सीरीज़ 1 ही 2 लगाओ बट हर टेस्ट के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने में। यस सर, एक्चुअली मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे टेस्ट सीरीज़ नहीं मतलब अटेम्प्ट नहीं किया था। मैं अनअकैडमी के कॉम्बैट्स के थ्रू ही प्रिपरेशन जज करता था अपनी। ठीक है, जब जनवरी के एंड पे जब अनअकैडमी ने टॉप 5 टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करी थी, इसमें 5 टेस्ट थे। ठीक तो है। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज़ था नाम उसका। एआईएमपी है। तो उसमें फर्स्ट टेस्ट में अराउंड मेरे 40 मार्क्स आए थे। तो ठीक है। उस टाइम पे उस चीज़ से समझ एक चीज़ मैंने नोट डाउन कर ली थी कि सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही थी मेरी, बिकॉज़ फर्स्ट टेस्ट अटेम्प्ट किया था मैंने एक फुल लेंथ। तो बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो रही थी। नॉर्मल कैलकुलेशंस मिस्टेक कर दे रहा था मैं। थोड़ा वर्चुअल कैलकुलेटर चलाने में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी।
तो उन चीज़ों को नोट डाउन करके फिर मैं सेकंड टेस्ट में फिर वापस आया, तो उसमें भी सिली मिस्टेक्स कम हुई बट उतनी ज़्यादा कम नहीं हुई। बट फिर ऐसे-ऐसे करके धीरे-धीरे इम्प्रूव करते-करते फिर 3rd, 4th, 5th जो लास्ट के थर्स 3 टेस्ट सीरीज़ आई थी उसमें फिर 50 के अबव ही स्कोर होने लग गया था। ठीक तो है। एग्ज़ाम टाइम पे जब मैं गया तो सिली मिस्टेक्स मतलब बहुत ज़्यादा कम ही हो गई थी बिकॉज़ मैं फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में इतनी सिली मिस्टेक्स कर चुका था, इतना सीख चुका था उनसे कि अब वो वापस रिपीट नहीं करता पा रहा तो था वो मैं उसके बाद में। टेस्ट आप एनालाइज़ करते थे? देने के बाद कितना टाइम लगता था आपको 3 घंटे के टेस्ट एनालिसिस करने में? सर वो टेस्ट एनालिसिस अकॉर्डिंगली डिपेंड कर जाता था, जैसे कुछ सब्जेक्ट जो मैंने नहीं पढ़े होते थे, तो उनके हुँ, ऊपर मैं फ़ोकस उतना नहीं करता था बिकॉज़ फिर ऐसा हो जाता है कि डिमोटिवेशन फ़ील होने लगता है बिल्कुल, कि ये सब्जेक्ट इतने नंबर का आ गया था, मेरे से नहीं बना। तो मैं उस बिल्कुल। चीज़ को ज़्यादा नोटिस नहीं करता था। बट जो सब क्वेश्चंस मेरे नहीं हो पाते थे, तो वीडियो सॉल्यूशंस दिए रहते थे, उनके थ्रू फिर हुँ, मैं देखता था कि हाँ, कहाँ गलती करी मैंने, अप्रोच स्टार्ट ही कर नहीं पाया क्वेश्चन या कहीं बीच में जाके हुँ। कुछ अप्रोच में गलती कर दी। तो इन सब चीज़ों को मैं डिटेल आउट कर के रखता था, तो अराउंड 5 टू 6 आवर्स मेरे को लगता था। क्योंकि उसमें मैं सिली मिस्टेक्स अपने अवॉइड करने की कोशिश ज़्यादा कर रहा होता था क्योंकि बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करता था मैं उस पॉइंट पे। बिल्कुल। तो देखिए यार टेस्ट सीरीज़ का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ जो आप लोग दोगे, तो टेस्ट सीरीज़ के एनालिसिस प्रॉपर करो, गलतियों से सीखो। टेस्ट में नंबर थोड़े कम ऊपर-नीचे भी आते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दुनिया की कोई भी टेस्ट सीरीज़ गेट के लेवल का या गेट जैसा पेपर कभी नहीं बना सकती। वो सिर्फ़ इसलिए होता है कि आप अपनी तैयारी को एक बार चेक कर लें, जो गलतियाँ हो रही हैं उसको रेक्टिफ़ाई कर लें। जैसे इस बार गेट इलेक्ट्रिकल का पेपर एआईएमपी के लेवल से बहुत नीचे आ गया था, बहुत कम ईज़ी लेवल का था। और अगर आप ईसी ब्रांच में देखोगे तो थोड़ा-सा लेवल उन्होंने अप कर दिया था, तो कोई भी प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता ना, एग्ज़ाम एक्चुअल कैसा आएगा। तो टेस्ट सीरीज़ का रोल इतना होता है कि इसके नंबर्स से आप अपनी प्रोग्रेस को जज मत करो। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये करो कि अपनी गलतियाँ रेक्टिफ़ाई कर लो। तो रजत जितने सारे एस्पिरेंट्स का मैंने इंटरव्यू लिया उसमें आप मुझे सबसे ज़्यादा काम एंड कंपोज़्ड और साथ ही साथ आपका थॉट प्रोसेस मुझे भी बहुत मैच्योर लग रहा है कि आप ज़्यादा रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोच रहे हो कभी भी जो मुझे लग रहा है आप प्रोसेस पे हमेशा फिक्स रह रहे हो कि यार प्रोसेस मैं करेक्ट कर लेता हूँ, रिज़ल्ट तो अपने हाथ में है नहीं। तो प्रोसेस यार आप सभी लोग करेक्ट करने की कोशिश करो। रजत का भी यही बोलना है कि प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। अब आते हैं रजत सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे जो आज की डेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि वो कंसिस्टेंट रह नहीं पाते क्योंकि जो आज की डेट में डिजिटल पूरा का पूरा एक डोमेन है क्योंकि बिना इंटरनेट के पढ़ाई होगी नहीं और इंटरनेट ऑन कर लिया तो भी पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि या तो आप फेसबुक में चले जाओगे, इंस्टाग्राम में चले जाओगे, यूट्यूब चलाने लगोगे, दुनिया भर की चीज़ें करने लगोगे और मेरे ख्याल से आपने तो शायद यूट्यूब से प्रिपरेशन करी हुई है। तो कितना मुश्किल होता है मतलब ये डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना? सर मुश्किल तो होता है बट मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान मैंने इंस्टाग्राम वगैरह अनइंस्टॉल नहीं किया था, मैं यूज़ कर ठीक है। रहा था। बट हुँ। ऐसा नहीं था कि रैंडमली कभी भी मतलब ऐसा कुछ नहीं रहता था। अगर हुँ, लगता था कि थोड़ा पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है या नींद सा लग रहा है, तो मैं हुँ, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम चला लेता था। बट एक हुँ, टाइम पे ऐसा भी रहता था कि हाँ, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गया, आप फीडबैक करके वापस पढ़ने बैठ जाओ, बहुत चला हुँ, लिया। तो इसी चीज़ को ही अवॉइड करना मुश्किल होता है बट कर सकते हैं अगर आप पूरी तरीके से कंपोज़्ड होके या मोटिवेटेड फ़ील करो कि हाँ, पढ़ने ही बैठना है, तो हो जाता है, वो चीज़ मैनेज आउट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब अनइंस्टॉल करके ही आप पढ़ सकते हो। साथ में इंस्टॉल रह सकता है बट एक लिमिटेड टाइम में अगर चलाओ उसको तो फिर वो ठीक भी है। बेसिकली उसको रेगुलेट करना इम्पोर्टेंट है रादर देन कि वो प्राइमरी टास्क यस, बन जाए, उसको सेकेंडरी, टर्सरी या ऐसा कोई टास्क सेकेंडरी यस बनाओ सर। कि जब हाँ, आपको थोड़ा बहुत कहीं मन लगाने की ज़रूरत हो, थोड़ा बहुत आप यूज़ कर लो, थोड़ा माइंड रिलैक्स आपका हो जाए। तो देखो यार पहला तो सजेशन यही रहता है कि आप सभी लोग रेगुलेट जितना अच्छे से कर पाओ कर लो, अगर रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो देन ट्राई टू रिमूव इट, है ना? क्योंकि तभी आप पूरी तरीके से अपनी तैयारी पे फोकस कर पा रहे हो। तो जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं, जितने भी लोग एग्ज़ाम्स निकालते हैं ना, उसके पीछे बहुत सारे सैक्रिफाइसेज़ होते हैं और वो सैक्रिफाइसेज़ ना आपको बस अपने पेटी प्लेज़र्स पे करना होता है। छोटी-छोटी जो आप चीज़ों में खुशियाँ ढूँढते हो ना, उसकी जगह थोड़ा बिगर पिक्चर देखोगे ना, तो इन सब चीज़ों से ध्यान भटकने के चांसेस बहुत कम होते हैं। रजत, आपने अपनी तैयारी के दौरान कौन-कौन से टीचर्स को फ़ॉलो किया? अपार्ट फ्रॉम टीचिंग कौन-कौन से लाइफ़ लेसन्स आपने उनसे सीखे कि यार ये चीज़ मुझे अच्छी लगी या फिर इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ़ में प्रैक्टिकली या आगे भी करता रहूँ? सर मैंने अपना मतलब पूरा प्रिपरेशन क्रिएट्रिक्स यूट्यूब चैनल से ही किया था। हुँ, उसमें जितना भी कोर पार्ट रहता है इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब मैंने अंकित सर से फॉलो किया था। बिल्कुल। मैथ्स ईएमएफटी कंट्रोल सिस्टम एंड सिग्नल ये आपसे पढ़ा था एंड हुँ, हुँ। नेटवर्क और थोड़ा डिजिटल वाला पार्ट भीमा शंकर सर से पढ़ा था। ठीक है, तो कंप्लीटली क्रिएट्रिक्स में आप सबको ही फॉलो किया हुआ था। ठीक है। उसके अलावा अगर लाइफ लेसन्स की बात करें तो आप अपने जब मैथ्स पढ़ा रहे थे आप तो हमेशा एक चीज़ ही कहते रहते कि आप रिजल्ट फोकस मत करो, फोकस ऑन द प्रोसेस, फोकस ऑन द स्ट्रैटेजी। तो वो कहीं न कहीं मेरे से रिज़ेम्बल भी होता है क्योंकि मैं भी उतना ज़्यादा रिजल्ट पे नहीं ध्यान देता, मैं सिर्फ़ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। बिल्कुल। इसके अलावा सौरभ सर से जब मैं एपी पढ़ रहा था तो सर हमेशा एक फ्रेज़ बोलते थे कि डोंट हुँ, बी अ मीडियोकर व्हेन यू कैन बी ऑसम। तो वो बिल्कुल। सुन के एक अच्छा एनर्जी लगता था। तो जी, ये सब बहुत सी चीज़ें थी। अंकित सर भी बहुत सी बार बोलते थे कि आप जैसे आपने बोला कि पीसी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी। हुँ, सर भी वही हुँ, कहते थे कि आप
जितना ज़रूरत है, जितना गेट रिलेटेड है आप उतना पढ़ लो। आपको पढ़ने का मौका आगे भी मिलेगा, बट अभी जितना काम का उतना कर लो। हाँ, बट मुझे ये नहीं समझ में आता कि जैसे बहुत सारे बच्चे अब रैंक 1 अगर आपसे बोल रहा है, जो रैंक 1 2-2 बार लेके आया, वो अगर आपको कुछ सजेशन दे रहा है, तो वो प्रैक्टिकल सजेशन ही दे रहा होगा। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि अंकित सर या मान लो मैं या कोई अदर टीचर्स भी अगर सजेस्ट करते हैं, तो वो उसको फॉलो नहीं करते। मतलब वो पहले 1 साल, सवा साल अपनी स्ट्रैटेजी उसमें लगाते हैं, जब वो फेल हो जाती है, फिर वो वापस उस मोड पे आते हैं। तो मेरा अगला वही सवाल है आपसे कि जो गेट 23-24 का एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो गेट देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन होगा? क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी थर्ड ईयर में 7,000 रैंक आई होगी, 8,000 रैंक आई होगी, 6,000 होगी, 3,000 होगी, वो ये सेशन देख रहे होंगे और आपसे एक्सपेक्ट करोगे कि आप उनको एक प्रैक्टिकल एक वैलिड सजेशन दें, ताकि नेक्स्ट ईयर वो भी आपकी जगह बैठें। सर एज़ फॉर द रैंक कंसर्न्ड अगर किसी का गेट भी क्लियर नहीं हुआ तो वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं होगा, बिकॉज़ हुँ, मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो, चाहे आप मीडियोकर हो, बिलो एवरेज हो या एवरेज हो, आप कर सकते हो, बट आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा एक चीज़ और है कि सर अपनी कमियाँ बहुत लोग नहीं मतलब कर दिखाते नहीं है कि हमको मानने को तैयार नहीं होते कि अगर हमको ये सब्जेक्ट वीक लगता है या नहीं लगता है। सबसे बिल्कुल। पहले वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि ये सब्जेक्ट हमारा वीक है, इस पे हमको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ये चीज़ अगर आप जैसे थर्ड ईयर में गेट देते हैं, तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि आप कहाँ पे लैग बिहाइंड कर रहे हो, क्या चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है। तो ये सब चीज़ें लिस्ट डाउन होनी चाहिए। इसके अलावा रिवीजन पे बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि जैसे जो मंथ स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट पढ़ा होता है, वो उसको पढ़ा, खत्म किया, आगे बढ़े, फिर उसको रिवाइज़ नहीं करते। तो उसके जी, एंड पे क्या होता है, जब दिसंबर, नवंबर, दिसंबर पे आते हैं, तो वो सब्जेक्ट तब रिवाइज़ करने बैठते हैं जब तक तो पूरा खत्म हो चुका होता है। तो वही है कि जब सब्जेक्ट खत्म करते हैं तो आप न्यूमेरिकल्स के थ्रू रिवाइज़ कर लीजिए या वीकली रिविजन या मंथली रिविजन उसका करते रहिए, ताकि आप दिसंबर में तब जाएँ, तो आपके पास 10-12 सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हैं, वो आप पूरी तरीके से अपने साथ ही रखें। ऐसा नहीं हो जाए कि वो खत्म ही हो जाए पीछे से पूरा। सिर्फ़ यही सब रहेगा कि बाकी अपने ऊपर फ़ोकस रहिए, मोटिवेटेड रहिए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कर सकते हो आप, सभी कर सकते हैं, मैंने किया है, सभी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड वर्क करेंगे तो सबका अच्छा होता ही है। ठीक है। तो ऑल इन ऑल रजत यही आप लोगों से बोल रहे हैं कि यार कंसिस्टेंट रहिए, प्रॉपर प्लान करिए, रिवीजन अच्छे से करिए। रिवीजन बोरिंग काम होता है बट करना पड़ेगा आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है तो। आपने रूटीन को प्रॉपर तरीके से फिक्स करिए। और अगर आपको लगता है कि अभी तक आपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, तो शायद यही मौका है कि जो आप दुनिया को बता सको कि हाँ, मैं भी उसी लीग में बिलॉन्ग करता हूँ, जिसमें कि शायद पहले से बहुत सारे लोग आ चुके हैं। भले ही मेरी लाइफ अभी तक बहुत ऑसम नहीं रही हो, जैसा कि अभी रजत ने भी बोला, बट आप उसको ऑसम बना सकते हो। तो इतने सारे टीचर्स आपको सजेशन देते हैं, आप उन टीचर्स की बातों को सुनिए। सबने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया, आप टॉपर्स की बात सुनिए, इन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया। इनमें से किसी भी थॉट के साथ आप रेज़ोनेट करिए और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करिए। तो थैंक यू सो मच रजत। मैं चाहूँगा कि आपके जो फ्यूचर माइलस्टोन्स हैं, आप उसके बारे में भी हमसे डिस्कस करिए। फिर आप दोबारा इस चैनल पे अपने माइलस्टोन्स को वापस से बताएँ कि हाँ सर, ये मैंने ये अचीव किया, ताकि बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर हो सकें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप रैंक लेके आते हो, तो ना सिर्फ़ आपकी अपनी जर्नी इम्पोर्टेंट होती है, बल्कि आपके पास एक ओनरशिप होती है कि आप आगे आने वाली जनरेशंस को भी इंस्पायर करें, उनको मोटिवेट करें, उनको बताएँ कि भाई क्या सही है, क्या गलत है। शायद बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉपर गाइडेंस की नीड में होंगे। तो मैं रजत से भी चाहूँगा कि आने वाले टाइम पे इनके जो माइलस्टोन्स हैं वो हमें बताएँ, हमसे डिस्कस करें, ताकि बहुत सारा एक एक जो मास है वो इंस्पायर हो सके। रजत, आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? एनी लास्ट वर्ड्स? सर यही सब कि हार्ड वर्क करिए, सबका अच्छा होगा। अपने आप को मीडियोकर मत समझो। सौरभ सर को सुनो, वो बोलते हैं ऑसम बन सकते हो तो ऑसम बन ही सकते हो, बिल्कुल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच रजत फॉर जॉइनिंग अस, और मिलते हैं फिर किसी एक और ऐसे इंटरव्यू में जहाँ पे डिस्कस करते हैं आप ही जैसे किसी एक स्टूडेंट से जिसने एग्ज़ाम्स को टॉप किया। थैंक यू।